गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ पढ़ा था और उस गॉस लॉ में हमने देखा था कि उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं और साथ में हम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ये दो एग्जाम्पल है जो हमने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। इन दोनों ही केसेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और ये दोनों सरफेसेस क्लोज सरफेसेस हैं। ये एक क्यूब है तो क्लोज सरफेस है, ये एक सिलेंडर है तो ये भी एक क्लोज सरफेस है। तो इन दोनों सरफेसेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई इक्वल्स टू ई डॉट एन कैप डेल एस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी है वो मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, बाकी पूरी स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगी। और ये एग्जाम्पल है 1.11 और ये एग्जाम्पल है 1.12। सो इसमें ये कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी। वाई और जेड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में मिलेगा। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है E इक्वल्स टू एल्फा एक्स रेज टू पावर 1/2, जहां पे अल्फा की वैल्यू देता है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर 1/2। मतलब ये इसकी यूनिट हो गई है और ये अल्फा की वैल्यू है। अल्फा एक कांस्टेंट है। तो जब हम यहां से इस ई एक्स में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ई एक्स इक्वल्स टू 800 और साथ में x रेज टू पावर 1/2। अब इसमें बात ध्यान रखने की यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में था वो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू रखेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा x की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा और जितनी कम x की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम यूनिफॉर्म मान ही सकते हैं इसको। मतलब x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो उस 1 पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन वैसे वेरी करता रहेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है। अब यहां पे फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के अंदर से। अब यहां इस क्यूब में कुल मिला के जो फेस होते हैं, जो सरफेस हैं, वो 6 सरफेसेस हैं। 1 2 3 4 और ये फ्रंट वाली और बैक वाली, मतलब 6 सरफेसेस हमारे पास हैं। इन 6 सरफेसेस में से 4 सरफेसेस में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ये जो सामने वाला जो फेसिस है, जो फेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जैसे ऐसे हमने एक क्यूब को रखा तो जो फेसिस ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो गई है। तो एक फेस तो इस तरफ वाला और एक फेस इस तरफ वाला, ये जो दो फेसिस हैं इनमें ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। बाकी जो अपर और डाउन सरफेस, जो फ्रंट एंड बैक सरफेस, इन सब चारों सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो यहां पे जो डॉट है उसको अगर हम हटाएंगे तो वो बनेगा ई डेल एस कोस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है एक्स एक्सिस में। जब मैं इस अपर सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस का यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये एन कैप।
अगर इस डाउनवर्ड सरफेस के यूनिट वेक्टर की बात करूं तो ये डाउनवर्ड में होगा एन कैप। अगर फ्रंट वाले का करूं तो ये सामने आएगा बाहर की तरफ। अगर बैक वाले सरफेस की बात करूं तो वो अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में है, तो यहां इन चारों सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यूनिट वेक्टर में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री फोर सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यूनिट वेक्टर में एंगल बना 90, और अगर एंगल 90 तो कोस 90 0, तो यहां जो फ्लक्स आया इन चार सरफेसेस में से वो 0 आ गया है। तो हम चार सरफेसेस का तो फ्लक्स डायरेक्ट मिल गया। अब ये जो दो सरफेसेस हैं जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, उनमें से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा आप देखिए। पहले हम इस सरफेस का, यहां फॉर्मूले में दो चीजें चाहिए, एक तो उस सरफेस का सरफेस एरिया और दूसरा उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो। अगर वो दोनों मिल जाए तो मल्टीप्लाई कराएंगे और हमें फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहां सबसे पहले हम ये सरफेस फर्स्ट मान लें और ये सरफेस 2 मान लें। इस फर्स्ट और सेकंड सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सो फॉर सरफेस फर्स्ट, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे φ1, एंड φ1 इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे फर्स्ट पे उसका हमने नाम दिया E1, साथ में जो एरिया था उसका हमने नाम दे दिया है डेल S, क्योंकि जितना एरिया इस सरफेस का है उतना ही एरिया इस सरफेस का है, तो वो एरिया दोनों सेम है, उसका हमने नाम दिया डेल S, साथ में कोस थीटा डिग्री। अब यहां थीटा कितना आएगा फर्स्ट सरफेस के लिए, हियर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों आया 180 डिग्री आप देखिए, इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है एक्स एक्सिस में और प्लस एक्स एक्सिस में, लेकिन जो इस सरफेस का एरिया यूनिट वेक्टर आएगा, क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल आउटवर्ड में यही है, तो एरिया यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो एरिया यूनिट वेक्टर तो नेगेटिव एक्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स में, तो दोनों में एंगल 180, और 180 कोस 180 बनेगा -1, सो वी गेट φ1 इक्वल्स टू -E1 डेल S। अब यहां आप सबसे पहले E1 की वैल्यू पुट करिए, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ये क्यूब की साइड भी A थी और क्यूब की डिस्टेंस ओरिजिन से भी A ही है, तो यहां इस सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, कितने x पे है, x इक्वल्स टू A पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो E1 आएगा वो E1 आएगा 800 A⁻1/2, ये E1 की वैल्यू है। आप यहां पुट करिए, हमें मिलेगा 800 A⁻1/2, साथ में डेल S। ये जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया आप देखिए, आपको साइड पता है, ये भी ए साइड और ये भी ए साइड, तो यहां जो एरिया बनेगा वो आएगा A², तो डेल S की जगह हम लिखेंगे A²। यहां पे हमारे पास आया -800 A⁻1/2 +2, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो यहां हमारे पास आया -800 A⁵/2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई है फ्रॉम सरफेस फर्स्ट सरफेस से इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी।
उसके बाद हमें निकालना है कि सेकंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो जब हम सेकंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, सो देखिए फॉर सरफेस टू फाई टू इक्वल्स टू, यहां जो थीटा बनेगा इस सरफेस में, उसमें देखिए आउटवर्ड नॉर्मल ये है और यूनिट वेक्टर की फिर डायरेक्शन भी यही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही। तो सेकंड सरफेस के लिए थीटा बनेगा 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं। और थीटा अगर 0 डिग्री तो यहां पे हम लिखेंगे E2 डेल S, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे। जो E2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस सरफेस की वैल्यू, इस सरफेस की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी, ए ये है और ए ये, मतलब 2a। तो यहां पे x की जगह हम लिखेंगे 2a। तो ये हमें सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। यहां हमने लिखा 2a 1/2। E2 की वैल्यू मिल गई। सरफेस एरिया हमें पता ही है, जितना यहां था उतना ही यहां। तो यहां हम लिखेंगे 800 2a 1/2, साथ में डेल S की वैल्यू कितनी, a²। तो यहां हमने लिखा 800 √2 और a⁻⁵ ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, ये वैल्यू आ गई है। अब दोनों सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2, और वो आएगा φ1 की वैल्यू है हमारे पास -800 a⁵5/2, और यहां जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है +800 √2 a⁵5/2। यहां से 800 और जो चीजें कॉमन आए मतलब उनको कॉमन ले लीजिए आप। 800 साथ में a⁵5/2, अंदर बचेगा √2 -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इतनी वैल्यू हमारे पास इस सरफेस से आ गई है। और जो a था उस a की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर। अब आपके पास यहां a की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा, और वो आंसर आएगा हमारे पास, मैं लिख रहा हूं यहां से, उसकी वैल्यू आएगी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये आंसर आएगा जब आप a की भी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। अब यहां पे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, फ्लक्स अगर आया है तो कुछ ना कुछ चार्ज इंक्लोज तो जरूर होगा। वो चार्ज इंक्लोज कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के साथ साथ आपने गोजला में यह भी पढ़ रखा है कि Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको फाई इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल गया। Q इनक्लोज की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मल्टीप्लाई करा दीजिए फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। साथ में फाई की वैल्यू अभी आपने निकाल ही ली, वो आएगी 1.05 इंटू, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज इन दिस क्यूब। इतना चार्ज आपने
इनक्लोज करा रखा है इस क्यूब के अंदर। ये दो चीजें हमें यहां पे निकालनी थी। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1.12। इस 1.12 में कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था, यहां अलग वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और यहां अलग वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है। और कहता है एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये पॉजिटिव एक्स में अगर आप चलें ओरिजिन से प्लस एक्स में जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 और माइनस एक्स में जाएं तो भी 200। ये माइनस तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां प्लस एक्स में यहां माइनस एक्स में, लेकिन मैग्नीट्यूड यहां भी 200 और यहां भी 200, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। उसके बाद कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर हमने लिया, उस सिलेंडर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और उस सिलेंडर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में बदला तो बना 0.05 मीटर। और यहां भी जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो ये बनेगा 0.2 मीटर। इतनी लेंथ आ गई है हमारे पास। अब फिलहाल के लिए आप इसको ही ध्यान रखिए 20 सेंटीमीटर, ताकि इस 0.2 मीटर में कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए उसके बाद कहता है कि भाई इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। वो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का सेंटर ओरिजिन पे है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे इस सिलेंडर का सेंटर है और इस सिलेंडर के सेंटर का हमने नाम दे दिया O। अब कहता है एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस along the x axis so that one face is at x equals to plus 10 सेंटीमीटर। अब ये जो फेस था ये ओरिजिन से प्लस 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, क्योंकि टोटल 20 था तो आधा इधर बच गया आधा इधर। ओरिजिन से अगर राइट हैंड साइड में चले प्लस एक्स में चले तो बनेगा प्लस 10 सेंटीमीटर, और अगर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें तो बनेगा माइनस 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। यहां पे जो फ्लैट फेसिस है, फ्लैट फेसिस का मतलब यह है कि ये जो सरफेस है ये सर्कुलर सरफेसिस, इन दोनों सर्कुलर सरफेसिस से आपका फ्लक्स कितना आएगा पहले आपको ये निकालना है। तो इसका हम नाम देते हैं नंबर 1। इस सरफेस का नाम दे दो 1 और इसका नाम दे दो 2। फ्रॉम सरफेस फर्स्ट। ऐसे ही करना है जैसे यहां किया था। तो यहां हम लिखेंगे φ1 इक्वल्स टू E1 और यहां E जो है वो E भी सेम है और जो एरिया था जितना यहां उतना ही यहां वो भी सेम है। तो यहां हम लिखेंगे E डॉट एन कैप डेल एस। अब यहां पे आप E की वैल्यू और एरिया यूनिट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यूनिट वेक्टर में कितना एंगल आएगा वो एंगल आप देखिए। यहां पे ये एक सर्कुलर है और इसमें जब आप आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे तो एन कैप आएगा इस तरफ, तो एन कैप इस तरफ आ गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी इस लेफ्ट साइड में, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, आप देखिए x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 मतलब लेफ्ट साइड और x ग्रेटर देन 0 मतलब राइट साइड, उसमें वैल्यू थी -200। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -x में और आपका यूनिट वेक्टर भी -x में, तो यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा cos 0 डिग्री और cos 0 आया 1। तो यहां पे आपके पास आ गया है E डेल S।
E की जो वैल्यू है आपके पास, वो E की वैल्यू आप लिखेंगे 200। ये माइनस ध्यान रखना डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने यहां माइनस नहीं लगाया है, सिर्फ 200 लिखा, क्योंकि माइनस डायरेक्शन मान के ही हमने एंगल को 0 पुट किया है, इसीलिए माइनस नहीं लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 200, साथ में एरिया कितना आएगा, डेल एस। एरिया कितना आएगा, एरिया सर्कुलर एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आएगी 0.05 और इसका स्क्वायर। तो यहां आप ये लिख दीजिए पाई 0.05 और ये है स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नो डायरेक्शन, सो इस चीज को ध्यान रखना। अब बात करें इस सेकंड सरफेस की। सो सेकंड सरफेस में क्या आएगा, फ्रॉम सरफेस टू फाई टू इक्वल्स टू, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए +x में और यूनिट वेक्टर भी +x में। अगेन जो थीटा आया हमारे पास वो 0 डिग्री। तो हम यहां फिर से cos 0 1, तो डायरेक्ट लिखते हैं E डेल S। E की वैल्यू x > 0 के लिए 200, मतलब +200 का मतलब +x में है। तो ये 200, एरिया कितना भाई, जितना एरिया इसका था उतना ही इसका है, तो यहां हम लिखेंगे इंटू पाई 0.05 होल स्क्वायर। ये आपके पास φ2 की वैल्यू नेट। तो आपने φ1 और φ2 दोनों सरफेसेस से निकाल दिया है, अब नेट निकालना है। तो नेट के लिए आप करोगे φ इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2। आपको इन दोनों फ्लैट सरफेसेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, मतलब इन कर्व सरफेसेस में से ये जो सरफेसेस बच गई हैं, इन कर्व सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो आपको निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये आपको समझ आना चाहिए कि कितना फ्लक्स आएगा। जब तक मैं लिखता हूं जब तक आप सोचिए कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज और थ्रू कर्व्ड सरफेस इज, इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। अब आपने क्या सोचा वो आपके ऊपर है। अब 0 कैसे आएगा उसका मैं आंसर बता देता हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्स एक्सिस में था, भले ही प्लस में हो या माइनस में हो वो कोई बात नहीं, लेकिन है तो एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, लेकिन इस कर्व सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर वाई में आएगा, चाहे +y में हो या -y में हो, रहेगा y में। तो यूनिट वेक्टर तो आया y में और इलेक्ट्रिक फील्ड आया x में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यूनिट वेक्टर में एंगल बना 90, और एंगल अगर 90 तो यहां पे cos 90 0, तो फ्लक्स भी बनेगा 0। ये था आपका, इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा। थर्ड में कहता है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस पूरे सिलेंडर में से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हम निकाल ही चुके हैं। इन दो सरफेसेस में से जितना निकला उतना ही नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, दोनों को ऐड कर दीजिए हमें इसका आंसर मिलेगा। डी पार्ट में कहता है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, दोबारा से वैसे ही करना है। नेट चार्ज कितना मिलेगा, अगर फ्लक्स नॉन जीरो है तो कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि नेट चार्ज कितना है। सो आप देखिए ये डी पार्ट है और इसका नाम फोर्थ दे दें हम। सो नेट चार्ज फाई इक्वल्स टू होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज
इक्वल्स टू फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू आपको पता ही है, दोनों को ऐड कराओगे तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फाई की वैल्यू आपके पास आएगी 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आपके पास फाई की वैल्यू। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू आएगी, और इसकी यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। इनको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको नेट चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी कि कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर बंद था। यह था आपका सेकंड न्यूमेरिकल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाला और हमने नेट चार्ज कितना इनक्लोज था वो भी निकाल दिया है। अब आगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ की मदद से। और ये जो केस हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी केस में हमने कूलम्स लॉ की मदद से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, लेकिन उसमें हमने बहुत लेंथी प्रोसेस किया था, तब जाके कहीं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी। लेकिन यहां आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम सिंपल वे में इजीली हम निकाल पाएंगे। तो देखिए कि कैसे हम निकालते हैं। जो गॉस लॉ था वो गॉस लॉ था हमारे पास, जो गॉस लॉ था, सबसे पहले ये देख लीजिए कि गॉस लॉ क्या था। गॉस लॉ की वैल्यू थी फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस लॉ से निकल के आया था। अब इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज। जो उस पे चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज। इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो मान लीजिए कि यहां पे आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब इनफाइनाइट वायर है। ये वायर है, इसके ना अपर एंड का हमें पता है ना हमें लोअर एंड का पता है। और इस वायर पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये वायर एक लाइन के अलोंग ही होगी, तो यहां पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्बडा। वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू है लैम्बडा। अब यहां पे इस वायर से कहीं एक पॉइंट मान लो, ये इनफाइनाइट है तो यहां पे हमने एक पॉइंट मान लिया, और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे रेडियली आउटवर्ड आर डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट माना।
अब इस पॉइंट को लेकर आप इस वायर के चारों तरफ घूमिए। अगर इस पॉइंट पे हमने इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर मैं इतनी ही डिस्टेंस पे चारों तरफ कोई भी पॉइंट मानूं आर ही डिस्टेंस पे, तो वहां भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जितना इस पॉइंट पे आया था। इसका मतलब जो वायर है वो एक सिमेट्री कंटेन करके रखती है, एक्सियल सिमेट्री, मतलब इस एक्सिस के चारों तरफ एक सिमेट्री है। आर डिस्टेंस पे जितना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, आर डिस्टेंस पे उतना ही यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एंड द वायर इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस एक्सिस के चारों तरफ हमें सिमेट्री मिलेगी। अब इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P P1 इक्वल्स टू P2 इज सेम, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सेम तो मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, वो डायरेक्शन अगर हम निकालें तो आप देखिए, इस पॉइंट से ऊपर आप एक कंपोनेंट मान लीजिए, यहां एक आपने कंपोनेंट मान लिया, यहां एक शॉर्ट या स्मॉल लाइन एलिमेंट मान लिया, स्मॉल लीनियर चार्ज एलिमेंट। उतना ही नीचे यहां भी आपने एक स्मॉल लीनियर चार्ज एलिमेंट मान लिया। उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो होगा कुछ इस तरह से, तो डायरेक्शन आएगी ये। इसके कारण जो होगा उसकी डायरेक्शन आएगी ये। कंपोनेंट्स में जब आप रिजोल्व कराओगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा इसका ये, और एक कंपोनेंट आएगा ये। इस वाले का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो रेडियल आउटवर्ड आया, रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो रेडियल आउटवर्ड आया। और ये जो पॉइंट P आपने यहां माना है, इस पॉइंट P को आप कहीं भी मान लीजिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियली आउटवर्ड ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। यहां इनफाइनाइट वायर है, इसी कारण से हम इस पॉइंट P को कहीं भी मान सकते हैं। यहां नहीं मानते, यहां नहीं मानते तो मान लो यहां मान लेते, तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी लेंथ वायर की बची उतनी ही नीचे बची, क्योंकि इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो हमें इसकी लेंथ का पता ही नहीं है, तो जितना ऊपर बचा उतना ही नीचे बचा। तो जितना कंपोनेंट हम ऊपर मानेंगे उतने ही कंपोनेंट उस पॉइंट के नीचे। तो आपस में फिर से सब कंपोनेंट्स ऊपर और नीचे के मिलके वर्टिकल कंपोनेंट्स को तो कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन नेट कंपोनेंट हमें रेडियली आउटवर्ड ही मिलेगा। इनफाइनाइट वायर के केस की बात कर रहा हूं मैं अभी से। तो इसमें हमेशा नेट जो डायरेक्शन आएगी वो रेडियली आउटवर्ड आएगी। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, रेडियली आउटवर्ड आएगी, लेकिन कितनी आएगी वो हम निकालते हैं, और वो हम निकालेंगे गोस लॉ की मदद से। सो मान लो कि मैं यहां एक और डायग्राम बना रहा हूं। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी, मतलब इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर थी। इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है। इसके इस पॉइंट से आपने आर डिस्टेंस पे
एक पॉइंट मान लिया P, इस पॉइंट पे जिसकी डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले गोज लॉ जब अप्लाई करेंगे और गोज लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट पे हम एक गोजियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो गोजियन सरफेस सिमेट्री प्रोवाइड कराएगी हमें। कैसे कराएगी? यहां जो गोजियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, मैंने कहा था स्फेरिकल भी मान सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी मान सकते हैं, क्यूब भी मान सकते हैं। वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से होगा कि कौन सी मानेंगे। यहां हम सिलेंड्रिकल मानेंगे और मान लो कि यहां हमने एक सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस मानी। उस सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस की जो रेडियस आई है वो तो आपके पास r है ही, और जो लेंथ आई है वो लेंथ है l। ये थोड़ा सा इधर चला गया है, आप इसको देख लेना। ये जो है ये है l लेंथ का सिलेंडर है। ये हमारे पास गोजियन सरफेस आ गई है। अब इस गोजियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। यहां निकाला तो चारों तरफ इतने ही डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर आप यहां निकालते तो भी चारों तरफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो यहां ये एक गोजियन सरफेस है जो हमें इस सिमेट्री प्रोवाइड कराएगी। मतलब चारों तरफ से कहीं से भी देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब कितना आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप देखिए। गोज लॉ हमारे पास था इंटीग्रल, वी हैव क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड। हमने अभी देखा था ये रेडियली आउटवर्ड है। और जो एरिया यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, वो किस तरफ होगा? अगर इन फ्लैट सरफेसेस की बात करें तो वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए, और इसके लिए होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों सरफेसेस के लिए तो थीटा बनेगा 90। मैं इसको और लिख रहा हूं यहां पे, ये बनेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल E ds कोस थीटा इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे जो थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यूनिट वेक्टर में, इन दोनों सरफेसेस के लिए वो थीटा बना 90 डिग्री। इसके लिए भी 90 और इसके लिए भी 90, और कोस 90 0। तो इन दोनों सरफेसेस से ये टर्म 0 बन गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 इन दोनों सरफेसेस से। लेकिन ये जो कर्व सरफेस है चारों तरफ, ये सिलेंडर की ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस में जब हम यूनिट वेक्टर मानेंगे तो वो यूनिट वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड आएगा। रेडियली आउटवर्ड आने का मतलब यह है कि यहां जो इस सरफेस के लिए जो आउटवर्ड जो नॉर्मल आएगा वो भी आउटवर्ड आएगा, रेडियली आउटवर्ड आएगा। इस तरफ मान लो, इस तरफ मान लो, या इस तरफ मान लो, हमेशा रेडियली आउटवर्ड आएगा। तो यहां जो एन कैप था वो भी इसी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ। तो इस केस में थीटा जो आया आपका वो आया 0 डिग्री। तो यहां जो बनेगा वो आएगा E ds cos 01 and that is equals to Q enclose अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक हमने निकाल दिया है। अब हमारा काम रहेगा कि इस ds और जो चार्ज इनक्लोज था उसकी वैल्यू कितनी है वो निकालना है। सो वो निकालते हैं। इसमें स्टेप वाइज चलना है आपको, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां कंफ्यूजन होगा वहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अदरवाइज सिंपल केस है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। सो ये हमारे पास आ गई है टर्म E
ds इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इस इंटीग्रल से मैं कहता हूं कि E को बाहर ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कांस्टेंट आई तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। हियर E इज यूनिफॉर्म, हियर E इज यूनिफॉर्म, so we can take outside, we can take electric field E outside the integration। हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं इसको, E को। तो जैसे ही हम इसको बाहर लेंगे हमारे पास बचेगा E इंटीग्रेशन ds क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इस गोजियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है? ये क्यू इनक्लोज तो आएगा जो गोजियन सरफेस के अंदर है, क्यू इनक्लोज चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गोजियन सरफेस। ये गोजियन सरफेस के अंदर कितना है वो लिखना है। तो इस गोजियन सरफेस में कितना आएगा वो आप देखिए। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो थी लैम्बडा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो था लैम्बडा। एल लेंथ है इसकी, इस एल लेंथ में कितना मिलेगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा। एल लेंथ में कितना मिलेगा? लैम्बडा एल। दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस गोजियन सरफेस हुज लेंथ इज एल। तो हमें क्यू इनक्लोज मिल गया। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेसिस। अब ये दोनों तो हमें माननी नहीं, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया आपको पता होता है वो होता है 2 पाई आर एल। दिस इज द टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो हमें ये क्लोज इंटीग्रल ds भी मिल गया, क्यू इनक्लोज भी मिल गया। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वी गेट E 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज की वैल्यू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहां L से L कैंसिल आउट, E इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट L। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। और यही केस हमने वहां निकाला था कुलाम्स लॉ की मदद से। उसमें हमने बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यूज किया था, बहुत मुश्किल मुश्किल स्टेप यूज किए थे, लेकिन यहां सिंपली आप देखिए, जब आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत इजी स्टेप्स हैं वहां से। तो ये गोज लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि यहां पे जो वायर ली है मैंने वहां भी इनफाइनाइट लेंथ की ली थी और यहां भी इनफाइनाइट लेंथ की ली। मैं अगर फाइनाइट लेंथ की वायर लेता हूं तो कुलाम्स लॉ में तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, लेकिन गोज लॉ से फाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं निकाल पाएंगे। एक केस में निकाल पाएंगे, जब हम, ये एक फाइनाइट वायर है और इस फाइनाइट वायर के सेंटर से, ओरिजिन से अगर ये पॉइंट P माने तो यहां पे जितना हिस्सा ऊपर उतना ही हिस्सा नीचे, जितना चार्ज ऊपर उतना ही चार्ज नीचे। तो आपस में जो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होने के लिए चार्ज चाहिए ऊपर और नीचे इक्वल एंड अपोजिट, वो यहां प्रेजेंट है। तो फिर से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगा।
तो अगर ये बिल्कुल सेंटर पे ये पॉइंट है, सेंटर से ये डिस्टेंस हम माने आर पी पॉइंट की, तो इस फाइनाइट वायर के केस में गोजला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइनाइट वायर लें और मान लो कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पे सिमेट्री प्रोवाइड नहीं होगी हमारे पास, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियली आउटवर्ड भी नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए, इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसके कारण तो आउटवर्ड ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण तो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। लेकिन ऊपर के जो कंपोनेंट्स आएंगे, जो चार्ज हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरह से। अब यहां इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराएंगे तो इसका ये कंपोनेंट भी आएगा और ये कंपोनेंट भी आएगा। तो यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट्स था वो भी प्रेजेंट है, और जो रेडियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो भी प्रेजेंट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना तो वर्टिकल आई और ना हॉरिजॉन्टल, और मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड नहीं है। इसी कारण से गोजला को हम फाइनाइट वायर के केस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल एक केस को छोड़ के, जब हम ओरिजिन से, सेंटर से, वायर के सेंटर से ये पॉइंट पी माने तब अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा, इस केस में जो सिमेट्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमें मिल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल लिया। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ये आप आगे देखेंगे हायर क्लासेस में, तो आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन है और क्या नहीं। लेकिन इस केस में, इनफाइनाइट वायर के केस में, आप पॉइंट पी को कहीं मान लीजिए, वही आपका ओरिजिन है। यहां मानोगे तो यहां भी हमें यह मानना पड़ेगा जितना ऊपर चार्ज उतना ही नीचे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एंड कहां पे है। तो ये मानना पड़ेगा कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, फिर वर्टिकल कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल मिलेंगे। यहां मान लोगे तो भी वही बात है। तो यहां कहीं भी मान लीजिए आपको सिमेट्री मिलेगी और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गोजला, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जब तक इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।